Iran, Pakistan, only you can help. Pakistani people, please stop Iran. Only. इजराइल और ईरान के बीच जंग का अंजाम पता नहीं कौन सा रुख अख्तियार करने वाला है, लेकिन अगर 2-4 दिन भी ईरान के हमले को ना रोका गया तो इजराइल के लोग मुल्क छोड़कर यूरोप भाग जाएंगे, जहां से वो 70 साल पहले फिलिस्तीन पर कब्जा करने के लिए आए थे। जिन फिलिस्तीनियों के घर मकान पर कब्जा करके ज़ायोनिस्ट ताकतों ने फिलिस्तीनियों के उनके घर मकान दुकान खेत खलियान से बेदखल कर दिया, जिन लोगों ने फिलिस्तीनियों के घर मकान दुकान खेत खलियान पर कब्जा कर लिया, जिन फिलिस्तीनियों को बेघर कर दिया, आज वही हाल इजराइल के साथ हो रहा है। आज वही ज़ायोनी रिज़म के साथ हो रहा है। इजराइल पर ईरान के हमले की वजह से अब नेतन्याहू पर इजराइल के लोगों को भरोसा नहीं रहा, लिहाजा नेतन्याहू ने किसी भी इजराइल को मुल्क छोड़कर जाने पर रोक लगा दी है। लेकिन इजरायली लोगों पर रोक लगाने वाला नेतन्याहू ईरान के हमलों पर रोक नहीं लगा रहा है। ईरान बेखौफ तरीके से इजराइल पर हमला कर रहा है। हजारों इजरायली इस वक्त बेघर हो चुके हैं, अपना घर मकान छोड़कर सिर छिपाने के लिए शेल्टर की तरफ भाग रहे हैं। ईरान के हमले की वजह से इजराइल के भीतर ही गजा के जैसे हालात बन चुके हैं, जहां ईरान के हमले से खंडर ही खंडर नजर आ रहा है। इजरायली लोगों को अपना घर मकान छोड़कर भागना पड़ रहा है। 10 दिन में खत्म हो सकती है इजराइल ईरान की जंग, मुश्किल में फंस गए नेतन्याहू। इजराइल के पास तेजी से खत्म हो रहे हैं हथियार, ईरानी मिसाइलों को रोकना हो जाएगा मुश्किल। ईरान के पास हजारों मिसाइलों का भंडार। ईरान और इजराइल जंग को शुरू हुए 6 दिन हो चुके हैं। इसके साथ ही ये सवाल भी उठ रहे हैं कि ये जंग कब तक चलेगी। शुरुआत में तो दावा किया जा रहा था कि 2-3 दिन की जंग के बाद अमेरिका की एंट्री होगी और दोनों ही देश सीजफायर को तैयार हो जाएंगे। लेकिन ईरान की तरफ से साफ मैसेज भेज दिया गया कि पहले वो इजराइल को सबक सिखाएगा और उसके बाद ही कोई बात करेगा। इस समय हालात ये है कि दोनों ही देश एक दूसरे पर पूरी ताकत से हमला कर रहे हैं। बीते दिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने दावा किया था कि तेहरान के आसमान पर इजराइल की सेना का कब्जा हो चुका है, लेकिन नेतन्याहू के इस दावे को अमेरिका ने ही खारिज कर दिया। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने दावा किया है कि उसकी मिसाइलों ने इजराइल के आसमान पर कब्जा कर लिया है। अब ईरान जहां चाहे वहां इजराइल पर हमले कर सकता है, यानी दोनों ही देश जंग को तेज करते जा रहे हैं। ऐसे में यह सवाल कि कब तक चलेगी इन दोनों देशों के बीच की जंग। तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने जंग का ऐलान कर दिया है। इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। इजराइल की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है। ईरान की मिसाइलों को रोकने की कोशिश में इजराइल जुटा हुआ है, जिसमें उसे बहुत ज्यादा कामयाबी तो नहीं मिल पाई। और इस बीच अमेरिकी मीडिया हाउस की तरफ से आने वाली रिपोर्ट ने इजराइल की पोल खोलकर रख दी है। इजराइल की तरफ से जंग को लेकर जो भी दावे किए जा रहे थे, उनकी सच्चाई अमेरिकी मीडिया ने सामने रख दी, जिसके बाद यह कहा जाने लगा है कि जल्दी ही नेतन्याहू ईरान के सामने घुटने टेक सकते हैं। 10 दिन बाद नेतन्याहू ईरान से सीजफायर की मांग करते दिखाई दे सकते हैं। दरअसल अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि इजराइल के सबसे असरदार हथियार 10 से 12 दिन की जंग के लायक ही बचे हुए हैं। इजराइल का शस्त्र भंडार तेजी से खत्म हो रहा है। ऐसे में ईरान की तरफ से आने वाली मिसाइलों के सामने इजराइल असहाय हो सकता है। इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तजाची हनेगबी का एक बयान हाल ही में सामने आया था, जिसमें उन्होंने ये बात मानी है कि ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं। इजरायली आर्मी रेडियो से बात करते हुए हनेगबी ने कहा कि अब तक माना जा रहा था कि ईरान के पास करीब 1500 से 2000 मिसाइलें हैं, लेकिन असल संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है। ईरान के पास 10,000 बैलिस्टिक मिसाइलों की खेप होने के दावे हो रहे हैं। कुछ रिपोर्ट में तो यह संख्या 20,000 तक बताई जा रही है। इसके अलावा शाहेद ड्रोन की बड़ी खेप भी मौजूद है। यानी ईरान के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इजराइल के पास इसकी कमी तेजी से होती दिखाई दे रही है। इस बीच अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की ओर से जारी एक रिपोर्ट ने इजराइल की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार को इजरायली एयर डिफेंस रोकने में लगा है और कुछ हद तक उसे इसमें कामयाबी भी मिली है, लेकिन ईरान की कई मिसाइलों ने इजराइल के अंदर भारी तबाही मचाई है। ईरान और इजराइल का युद्ध अपने 6ठे दिन प्रवेश कर चुका है और ऐसे में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि ज़ायनिस्ट आतंकवादियों को हम सबक सिखाएंगे। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दे दिया है कि अमेरिका अब ईरान और इस्राएल के बीच चल रहे युद्ध में कूदने वाला है और उन्होंने यह तक कह दिया है कि हम ईरानी सुप्रीम लीडर को जब चाहें मार दें। क्या अमेरिका के लिए ऐसा करना आसान होगा? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम इस बात की चर्चा भी करेंगे कि किस तरह से इस्राएल पूरी तरह से अमेरिका पर आश्रित है। जी हां,
खबर पर गौर कीजिएगा, इसराइल के इंटरसेप्टर मिसाइल्स खत्म हो रहे हैं, जिसके चलते ईरान कई जगहों पर हमला कर रहा है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि इसराइल अभी संघर्ष में पीछे है। इसराइल भी अपने मन मुताबिक तेहरान में जहां चाहे वार कर रहा है। मगर इसमें दो राय नहीं है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है वो निहायत ही शर्मनाक है। ट्रंप ये बयान दे रहे हैं आम तेहरान वासी को कि तुम तेहरान खाली कर दो। तेहरान, जहां तक मैं जानता हूं, न्यूयॉर्क से। दोस्तों, किसी भी जंग में दुश्मन को पहले से ही कमजोर समझ लेना सबसे बड़ी गलती, और ये गलती इत्तेफाक से अमेरिका और इजराइल से हो गई। अब हो गई तो हो गई, और इसीलिए जब ईरान ने पहली बार पलटवार किया, रिटेलिएट किया इजराइल पर, तो अमेरिका को भी दिन में तारे नजर आ गए। इजराइल ही नहीं हिला, वॉशिंगटन भी हिल गया। सच्चाई है आज की तारीख में कि ईरान की जो टेक्नोलॉजी, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी, जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, इसके निशाने पर, इसकी जद में इजराइल की हर एक इमारत है। और कहने वाले कह रहे हैं कि ईरान की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर के करीब तक पहुंच गई है। यह अलग बात है कि अमेरिकी मीडिया ने इस बड़ी खबर को दबा दिया। अब दोस्तों, जिस तरह से ईरान हावी है, ताबड़तोड़ हमले कर रहा है इजराइल पर, जिसको लेकर दुनिया सख्ते में, सबको ताज्जुब हो रहा है कि ईरान अचानक इतना बड़ा पावर कैसे बन गया। दरअसल ये कोई चमत्कार नहीं है। ईरान जो कुछ, जिस तरह से इजराइल को और अमेरिका को बैकफुट पर ले जा रहा है, ये कोई सरप्राइज नहीं है, बल्कि 20-25 वर्षों से ईरान लगातार मिलिट्री और मिसाइल टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहा है। और उसका जो रिसर्च और डेवलपमेंट है, आप कह सकते हैं कि वो चाइना, रशिया, फ्रांस और अमेरिका के बिल्कुल करीब है। और इस कड़ी में ईरान की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है फतेह, जो साउंड की, ध्वनि की स्पीड से 5 गुना 10 गुना ज्यादा है उसकी रफ्तार, उसको अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहा है, उसको इजराइल का एयर डोम रोक नहीं पा रहा है। और इसीलिए ईरान जहां चाह रहा है उस इमारत पर मिसाइल गिरा रहा है। अब चाहे वो मोसाद का दफ्तर हो या फिर डिफेंस का हेडक्वार्टर हो, यहां तक कि अमेरिका की एम्बेसी है, वहां तक भी मिसाइल ईरान की हमला कर रही है। अब दोस्तों, क्योंकि ट्रंप साहब मूलतः जो है वो एक बिजनेसमैन है, वो एक व्यापारी है, इसलिए ईरान की जो ताकत देखकर वो चाहते हैं कि कंप्रोमाइज हो जाए। इसीलिए उन्होंने कल भी स्टेटमेंट दिया था और आज भी इस बात को दोहराया है कि अगर ईरान युद्ध विराम करता है तो कई बातें ईरान की मानी जा सकती हैं। ये ट्रंप साहब का ऑफर है, बिजनेसमैन ट्रंप का ऑफर है। उधर ईरान का कहना है, जो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं खामनेई साहब, खामनेई का कहना है कि नहीं, जंग तभी खत्म होगी अब जब ईरान की सारी शर्तें मानी जाएंगी। जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अब ईरान डिक्टेट करेगा। ये ईरान का वर्जन है। अब आप कह सकते हैं कि इसका मतलब यही है कि फिलहाल इस जंग में ईरान झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि 25-30 सालों से इस जंग की वो तैयारी कर रहा था। होमवर्क ठीक था ईरान का। अब दोस्तों, जिस तरह से जवाबी कार्रवाई चल रही है, ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल दाग रहा है, उधर इजराइल भी मोसाद के जरिए बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट्स पर स्ट्राइक कर रहा है तेहरान में। अब ये जंग किस मोड़ पर जाती है? क्या ये युद्ध महायुद्ध में तब्दील हो जाता है और कहीं ना कहीं अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन इजराइल के पीछे खड़े हो जाते हैं? क्या ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की तरफ मुड़ जाएगा? ये तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी तक जो 4-5 दिन का युद्ध हमने देखा है, 4-5 दिन का, उससे तीन बातें ईरान ने साबित की हैं। दुनिया को 3 बड़े मैसेज ईरान ने पहली बार दिए। नंबर 1 चीज, फॉर द फर्स्ट टाइम ईरान ने यह साबित किया है कि उसकी जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, खासकर हाइपरसोनिक मिसाइल, वो टेक्नोलॉजी अमेरिका, रशिया और चाइना, अगर इससे ज्यादा नहीं है तो कम भी नहीं, यानी कहीं ना कहीं ईरान अमेरिका, रशिया और चाइना के लीग में खड़ा है मिलिट्री सुपर पावर की जहां तक बात है, अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी के दम पे। पॉइंट नंबर 2, अभी तक ईरान की घेराबंदी सभी करते थे, अमेरिका भी, इजराइल भी, उधर कभी कभी सऊदी अरब भी, और भी बहुत सी बादशाह थी जो ईरान की घेराबंदी करती थी। लेकिन ये जो 4-5 दिन में ताकत दिखी है ईरान की, ईरान आज की तारीख में सऊदी अरब हो या फिर यूरोप के मुहाने पर टर्की हो या बाकी मुल्क हो, इस्लामिक कंट्रीज हो, आज मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत के रूप में ईरान इमर्ज हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं ईरान ने अपनी सुप्रीमेसी साबित कर दी और आने वाले दिनों में पूरे मिडिल ईस्ट में जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको तय अब ईरान करने जा रहा है। पॉइंट नंबर 3 यह है कि जंग भले ही इजराइल ने शुरू की हो, अमेरिका की शय पर शुरू की हो,
सच्चाई है कि जंग अब ईरान ही खत्म करेगा। ये भी एक संदेश ईरान ने देने की कोशिश की है। अब दोस्तों दो बड़े सवाल हैं, बड़े बुनियादी सवाल हैं। नंबर एक सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप, क्या अमेरिका ये जो ईरान और इजराइल का कन्फ्लिक्ट है इसको रोक पाएगा? जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में हस्तक्षेप किया, कथित हस्तक्षेप किया ट्रंप ने, क्या इस तरह का कोई हस्तक्षेप, क्या इस तरह का कोई ट्रूस, कोई कंप्रोमाइज आज की तारीख में ट्रंप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? वो पिछले कई दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑफर भेज रहे हैं। क्या ट्रंप की हैसियत है कि वो ईरान और इजराइल के बीच में समझौता करा दे? ये एक बड़ा सवाल है अमेरिका को लेकर। और दूसरा सवाल है जो इसी से कनेक्टेड है कि ईरान के पास गोला बारूद का, मिसाइल्स का, हाइपरसोनिक मिसाइल्स का कितना बड़ा जखीरा है? क्या 2000 मिसाइलें हैं, 5000 मिसाइलें हैं, या 10,000 से ज्यादा मिसाइलें, या मिसाइलें उसकी फैक्ट्रीज में बन रही हैं और फैक्ट्री जो है वो ईरान के हाथ में है, आत्मनिर्भर ईरान मिसाइल के मामले में। तो ये जो जखीरा है ये कितने दिन का है? इसका मतलब ईरान कितने दिन तक इजराइल से लड़ सकता है? और अगर अमेरिका इस जंग में शामिल होता है तो भी क्या ईरान लड़ेगा और महीनों तक लड़ पाएगा? बिग क्वेश्चन। अब दोस्तों जंग भी बड़ी है, बड़ी पेचीदा है, इसलिए सवाल भी बड़े मुश्किल हैं और इनका जवाब मैं अकेले नहीं दे सकता। इसलिए आज मैंने एक खास मेहमान को बुलाया है, एम ए काज़मी साहब। एम ए काज़मी साहब पिछले आप कह सकते हैं 25-30 वर्षों से मिडिल ईस्ट पर पूरा फोकस कर रहे हैं। सऊदी अरब की राजनीति क्या है, इजराइल में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, ईरान क्या कर रहा है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि स्टूडियो से कवर कर रहे हैं, वहां जाकर कवर कर रहे हैं, कई बार जा चुके हैं और बड़ी इन डेप्थ नॉलेज, भीतर तक की जानकारियां उनके पास है। आज मैंने उनको बुलाया कि काज़मी साहब आप आइए और आपके जो नॉलेज है मैं चाहता हूं आप दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो काज़मी साहब को सुनिएगा। और मुंबई से हमारे साथ एस अतर सीनियर पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये भी जुड़ रहे हैं और ये भी लगातार, खासकर जो मीडिया का दूसरा पहलू है, मैं CNN BBC की बात नहीं कर रहा, जो ईरान का पहलू है, जो आप कह सकते हैं जो अरब मीडिया है, वहां के यूट्यूब चैनल्स हैं, वहां की वेबसाइट्स हैं, उनका क्या नजरिया है, उस नजरिए से इस जंग को कैसे देखा जाए? पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप या तो पागल हो गया है और या तो इजराइल के सामने वो बेबस हो गया है। हो सकता है इजराइल के हाथ में उसका कोई ऐसा राज हो जिसके चलते वो इजराइल के इशारों पर बंदर की तरह नाच रहा है। कल उसने एक के बाद एक पोस्ट किया ट्रुथ सोशल पर और उसको ट्विटर पर शेयर किया। जब उसने लिखा कि अनकंडीशनल सरेंडर, बिना किसी शर्त के सरेंडर, तो मुझे तो ऐसा लगा कि ट्रंप ये कह रहा है कि मैंने इजराइल के सामने, मैंने नेतन्याहू के सामने अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया, मैं पूरी तरह से सरेंडर हो गया नेतन्याहू के सामने। ईरान उसने लिखा नहीं था, ईरान उसका इरादा था, लेकिन पढ़ के मुझे पहली बात यही लगी कि असल में ट्रंप खुद सरेंडर हो गया है। लगातार धमकियां दे रहा है, सड़क के गुंडों की तरह धमकियां दे रहा है। हमें पता है कि खामनेई कहां हैं और हम उन्हें कभी भी मार सकते हैं लेकिन नहीं मारेंगे, फला ढिमका, ये वो। कल पूरा गोदी मीडिया भी नाचने कूदने लगा जैसे बस ईरान खत्म हो गया। डिटेल्स में जाने से पहले दो एग्जाम्पल आपको दूंगा। पहला एग्जाम्पल वियतनाम का है। अगर आपको नहीं पता है तो जाइए गूगल पर सर्च कीजिए वियतनाम वार, और मैं सोच रहा हूं वियतनाम वार पे एक अलग से वीडियो बना दूं ताकि दुनिया जान पाए कि अमेरिका का जो अहंकार था, अमेरिका का जो गुमान था, वो किस तरह से टूटा एक छोटे से मुल्क वियतनाम के सामने, जहां से दुम दबा के उसको भागना पड़ा। दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूं अफगानिस्तान का, जिसके बारे में आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे क्योंकि अभी हाल में हमारे सामने की घटना है। बड़े गुमान के साथ गया हुआ था अमेरिका अफगानिस्तान में, वहां रशिया की समर्थक सरकार को गिराया और उसके बाद उसको लगा कि अफगानिस्तान का जितना अफीम है, अफगानिस्तान के जितने सोर्सेज हैं और अफगानिस्तान के जितनी जमीन है, उसको वो पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करके रखेगा। हुआ क्या? करोड़ों अरबों खर्च हुए, कितने अमेरिकी सैनिक मारे गए, कितने अमेरिकी हथियार बर्बाद हुए, पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट रहा इस बीच में अमेरिका को। लेकिन हुआ क्या? अफगानिस्तान से दुम दबाकर भागना पड़ा अमेरिका को। तो अगर किसी को यह लगता है कि ईरान में अमेरिका बस गया, ईरान तबाह हुआ और अमेरिका उसके ऊपर कब्जा कर लेगा, तो उसको कम से कम ये दो कहानियां याद कर लेनी चाहिए। मैं यहां यह नहीं कह रहा हूं कि अमेरिका ईरान में कुछ कर नहीं पाएगा। जिस बम की बात चल रही है, मदर ऑफ ऑल बम्स, वो बेहद खतरनाक बम है, दुनिया का सबसे भारी बम है, जो जमीन पे गिरता है तो 52 मीटर नीचे तक गड्ढा हो जाता है और लगातार गिरता है तो 52 मीटर में 52 जोड़ते जाइए। यानी ईरान का जो अंडरग्राउंड बंकर प्रोजेक्ट्स हैं उनको तबाह करने के लिए वो काफी है। लेकिन हथियारों के खत्म हो जाने से भी जंग खत्म नहीं होती है। दुनिया का इतिहास इसका गवाह है।
अगर ईरान के अंदर अमेरिका इस तरह से जाता है तो याद रखिए ईरान तो तबाह होगा ही, लेकिन ईरान वो सब करेगा जो अभी तक उसने रोक के रखा है। अपनी एडवांस मिसाइल्स का इस्तेमाल, स्ट्रीट ऑफ होर्मुज जो है उसको बंद करने की बात चल रही है, और अगर ऑयल रिसोर्सेस पर उसके बात आई तो यह यकीन रखिए कि पूरे मिडिल ईस्ट के ऑयल रिसोर्सेस पर हमले होंगे, और फिर दुनिया जो झेलेगी उसकी कल्पना कर पाना भी अभी मुमकिन नहीं है। ईरान इजराइल की जंग में एक और जहां ईरान ने तेल अवीव पे ताबड़तोड़ हमले करके ना सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी है, दूसरी ओर उनके आका डोनाल्ड ट्रंप के छिपे खेल को दुनिया के सामने लाके खड़ा कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक में ट्रंप ईरान पे हमला करने के बयान से मुकर गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने जंग को इस्लामिक रंग दे दिया है। इससे ना सिर्फ 21 मुस्लिम देश एक साथ ईरान के कंधे से कंधा मिला के खड़े हो गए हैं, तो ईरान में हर ओर हैदर हैदर और मौला मौला की गूंज सुनाई दे रही है। इससे ईरान की पूरी जनता एक बार फिर से जोश में है। ईरान के हमले से कैसे बेंजामिन नेतन्याहू की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है और कैसे डोनाल्ड ट्रंप को पूरा जो खेल है उनका वो सामने आ गया है। अयातुल्ला खामेनेई ने एक्स पे ऐसा क्या लिख दिया है कि पूरा मामला इस्लाम। सुप्रीम लीडर जिन्होंने कहा है द बैटल बिगिंस, यानी युद्ध शुरू हो चुका है, और आगे कहते हैं हमें ज़ायनिस्ट आतंकवादी सरकार को जोरदार जवाब देना होगा। हम ज़ायनिस्टों पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाएंगे। और जिस तरह से ईरान इस्राइल के तमाम जगहों पर पहुंच रहा है, यानी कि उसकी मिसाइलें पहुंच रही हैं, कहीं ना कहीं जो बात सुप्रीम लीडर खामेनी कह रहे हैं वो कुछ हद तक सही साबित हो रही है। मगर यह भी सच है कि उनकी अपनी जान खतरे में है, और इस बात का इशारा किसी और ने नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने किया। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। ट्रंप ने आयतुल्ला अली खामेनी का नाम लिए बिना कहा तथाकथित सुप्रीम लीडर छिपे हुए हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं अपने ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, और यह सीधे तौर पर खामेनी को जान से मारने की धमकी है। आपकी स्क्रीन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ईरान को लेकर कई पोस्ट किए हैं। उन्होंने अपने ताजा पोस्ट में लिखा है बिना शर्त सरेंडर। ट्रंप ने एक और पोस्ट में लिखा है कि हमें पता है कि सुप्रीम लीडर कहां है, लेकिन अभी हम उन्हें नहीं मारेंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, हमें अच्छी तरह से पता है कि तथाकथित सुप्रीम लीडर कहां छिपे हैं। वो एक आसान निशाना है, लेकिन फिलहाल वहां सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा हम उन्हें मारना यानी अभी हटाने नहीं जा रहे, कम से कम अभी तो नहीं, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि आम नागरिकों या अमेरिकी सैनिकों पर मिसाइल दागी जाएं। हमारा सब्र अब खत्म होता जा रहा है। इससे कुछ मिनट पहले ही ट्रंप ने कहा था ईरान के आसमान पर अब हमारा पूर्ण नियंत्रण है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास अच्छे स्काई ट्रैकर्स और अन्य रक्षा उपकरण थे और बड़ी मात्रा में थे, लेकिन वे अमेरिका में बने, डिजाइन किए और तैयार किए गए उपकरणों की बराबरी नहीं कर सकते। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आखिर में कहा कि कोई भी इसे अमेरिका से बेहतर नहीं कर सकता। तो एक तरह से कहा जा सकता है जैसे जैसे युद्ध जो है अपने छठे दिन प्रवेश कर रहा है तो इसके मायने बदल रहे हैं, क्योंकि अगर खामेनी को ट्रंप और नेतन्याहू मार देते हैं, क्योंकि अब तक क्या हो रहा था दोस्तों, इस्राइल ने उनके परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया, उनके मिलिट्री जनरल्स को मार दिया, और यह पेशकश बेंजामिन नेतन्याहू ने की है। नेतन्याहू ने कहा कि हमें खामेनी को भी मार देना चाहिए, मगर अब तक ट्रंप इसे खारिज कर रहे थे। मगर अब अमेरिका इस युद्ध में प्रवेश कर चुका है। इनफैक्ट मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने यह तक कहा था कि खामेनी के मर जाने से यह युद्ध रुक जाएगा। मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, उनका यह मानना है कि खामेनी के मरने के बाद यह युद्ध रुक जाएगा। मगर आप जानते हैं मामला इतना आसान नहीं है। अगर खामेनी को मारा गया तो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में, पूरे मध्य पूर्व में इसकी जबरदस्त गूंज सुनाई देगी, और यह ट्रंप के सामने एक बहुत कठिन चुनौती होगी। कई मध्य पूर्व में अमेरिकी बेसेस हैं जहां बहुत बड़ी तादाद में अमेरिकी सैनिक है, और जाहिर सी बात है अगर ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो उनकी अपनी जान खतरे में आ जाएगी। और ट्रंप ये नहीं चाहते कि बड़े पैमाने पर अमेरिकी बॉडी बैग्स वापस आए, इसीलिए अब तक उन्होंने कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया था खामेनी को मारने को लेकर, मगर अब उनका यह बयान इस पूरे मामले को पलट देता है। याद कीजिएगा नेतन्याहू ने क्या कहा था जब उनसे सवाल पूछा गया था कि भाई खामेनी के मारे जाने के बाद हालात बिगड़
ईरान ने इसराइलियों को ऐसा ठोका कि इसराइलियों की अवाम रोडों पर निकल आई, पाकिस्तान से अपील करने लगी, पाकिस्तानियों इनको रोको, हमें नहीं लड़ना। ईरान ने पलट कर जब वार किया तो इनके होश उड़ गए, इनकी अक्ल ठिकाने लग गई। ये वही है जो फलस्तीन के ऊपर इन्होंने बेहद जो है ना जुल्म किया है। ये अब इनके ऊपर जब पड़ी तो अब ये रोने लग गए, पाकिस्तानियों हमें बचाओ, ये वो। उस टाइम भी इनको सोचना चाहिए इन्होंने कितना जुल्म किया फलस्तीनियों पर। अब जो है ना ईरान ने इनको लाक कर रख दिया, ईरान ने इनको उड़ा कर रख दिया। यकीन करें यही अंजाम होना चाहिए इसराइलियों का। मजीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें। दिखाई देते हैं और दर्द से बिलबिला रहे हैं और टकोर के काबिल भी नहीं हैं। तो आप जरा नरेंद्र मोदी को ही ले लीजिए। पाकिस्तान से मार खाने के बाद वो इंडिया से बाहर कदम रखने के किसी बड़े मौके की तलाश में था। अब G7 के बुलावे के लिए मरा जा रहा था। इंडियन मीडिया मवाजना करने लग गया था कि बाकी सब मुतल्लिका ममालिक को दावतनामे मिले हैं। 1.5 माह का अरसा गुजर गया था लेकिन नरेंद्र मोदी को बुलावा नहीं आया था चूंकि इजलास कनाडा में था। अब कनाडा अपने शहरी के कातिल को दावतनामा क्यों या कैसे भेजे, लेकिन फिर सदर ट्रंप की मेहरबानी से बुलावा आ ही गया और मोदी सिफारती तन्हाई दूर करने दौड़ा वो कनाडा पहुंचा। मगर सदर ट्रंप ने ऐन मौके पर जरूरी काम का कहा और वो राइट दिखाकर लेफ्ट से वाशिंगटन रवाना हो गए, जिसकी वजह से फिर G7 की साइडलाइन पर मोदी को मिलने वाला मौका वो ज़ाया हो गया। ये वैसा ही मौका था बिल्कुल जिसका जिक्र आप अक्सर पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट मैचेस के दिनों में इंडियन मीडिया पर सुनते हैं। लेकिन जनाब यहाँ तो मसला क्रिकेट मैच की हार जीत से कहीं आगे का है, इसलिए तकलीफ की जो शिद्दत है ना वो भी बहुत ज़्यादा है। तो हुआ कुछ ऐसे कि सदर ट्रंप ने अमेरिका वापस पहुंचकर नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुलाया, ईरान को धमकाया और ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी वक्त ईरान के खिलाफ जंग में बराह रास्त शिरकत का ऐलान कर सकते हैं। बहरहाल अब ईरान इजराइल जंग से मुतालिक ज़रूरी काम निपटाने के बाद 2 दिन पहले सदर ट्रंप ने मोदी को फ़ोन किया और कहा कि वापस घर जाते हुए मुझसे मिलकर जाओ। लेकिन लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जनाब खतरे को भांप लिया। यकीनन सोचा होगा ना कि G7 इजलास के मौके पर 5 मिनट तक ना देने वाले सदर ट्रंप वाशिंगटन का फेरा लगवाने की मेहरबानी आखिर क्यों कर रहे हैं। इसके अलावा इंडियन वजीर आजम की नज़र वाशिंगटन में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सरगर्मियों पर भी थी। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो जनाब नरेंद्र मोदी ने भी सदर ट्रंप की दावत पर ज़रूरी काम का बहाना बनाकर माजरत कर ली। फिर अचानक ये कंफर्मेशन भी आ गई कि सदर ट्रंप ने आर्मी चीफ को अमरीकी वक्त के मुताबिक दिन 1 बजे लंच पे बुलाया है। अच्छा, इस हवाले से पहले ही ये बता दिया गया था कि ये जो मीटिंग है ये मीडिया की पहुंच से दूर काबिना रूम में होगी। खैर इंडिया में तो फिर ये बात या ये खबर बिजली बंद कर गिरी और जहां बिजली पड़ती है वहां आपको पता है ना कि सड़न भी होती है। और मरहम पट्टी के लिए सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री को सामने लाया गया। विक्रम मिस्री ने एक वीडियो बयान जारी किया और कहा कि नरेंद्र मोदी ने सदर ट्रंप से 35 मिनट बात की है, जिसमें इंडिया के प्रधानमंत्री ने कश्मीर पर सदर ट्रंप की सालिसी मुस्तरद कर दी है और उन पर यह बात वाज़े कर दी है कि सीज फायर अमेरिका की कोशिशों से नहीं बल्कि दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान हॉटलाइन राब्ते के जरिए अमल में आई है। मजीद ये कि ऐसा जो है वो पाकिस्तान की दरख्वास्त पर हुआ है।